प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी विद्यार्थी 2025 बोर्ड परीक्षा में गृह विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेकर के आ चुका हूं। अब होगा 70 में 70 की पूरी तैयारी, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से पूरे किताब से मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न और साथ में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताने वाला हूं। अंत तक देख लो, समझ लो, रट लो, क्योंकि भैया इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा संघर्ष लगा है। इस प्रकार का कंटेंट लिखने में बहुत ज्यादा घंटों लग जाता है। तो भैया आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देख लेना, क्योंकि 6 नंबर हो चाहे 4 नंबर हो, चाहे वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। और ये वीडियो देखने के बाद आप सभी का बोर्ड एग्जाम के पेपर में 70 में 70 पक्का हो जाएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। तो आइए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए सेशन की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन को समझेंगे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना। हमारे यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है भाई कि गिफ्ट मतलब कि उपहार चेक में रुपए की राशि होती है। मतलब कि जब हम गिफ्ट करते हैं तो कितने रुपए की राशि होती है, ये आपको बताना है। 30 रुपया, 25 रुपए या 50 रुपए या 21 रुपए। तो भैया गिफ्ट के तौर पे जो हम चेक देते हैं वो आपका 2100 रुपया हो सकता है, 51 हो सकता है, 101 हो सकता है, 501 हो सकता है। इस प्रकार की धनराशि को हम क्या करते हैं, गिफ्ट करते हैं। यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे कि ध्वनि प्रदूषण प्रभावित करता है अमाशय को, ब्रिक को, कान को या यकृत को। तो भैया ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्वनि प्रदूषण किसको भाई प्रभावित करती है, कान को। किसको, कान को कर सकता है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि कपड़ा काटने से पूर्व की जाने वाली क्रिया है। कपड़ा काटने से पहले क्या करते हैं बताओ, कपड़े को श्रिंक करना, कपड़े को इस्त्री करना, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा ए और बी, यहाँ पे दोनों हो जाएगा। क्योंकि कपड़ा काटने से पहले श्रिंक भी करते हैं, धोते भी है, और उसको हम सफाई कर सकते हैं, इस्त्री भी कर सकते हैं, प्रेस वगैरह कर सकते हैं। आगे समझते हैं, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भोजन पकाने की कौन सी विधि पौष्टिक तत्वों को सुरक्षित रखती है। भूनकर पकाने से, पानी में उबालने से, गलने से, या भाप द्वारा पकाने से। तो सबसे ज्यादा सेफ कौन सा रहता है, भाप के द्वारा पकाएंगे तो सारे पौष्टिक तत्व सेफ होते हैं, यानी कुछ भी आपका नष्ट नहीं होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे समझते हैं कि किस रोग में रोगी बार बार मल त्याग करता है, ज्वर में, कब्ज में, अतिसार में, या जठरांत्र शोध में। तो इसका राइट आंसर होगा अतिसार में। क्या हो जाएगा, अतिसार में, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे समझते हैं, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है कि वायु कोष कहाँ पाए जाते हैं, हृदय में, श्वास नली में, त्वचा में, या फेफड़ों में। तो कहाँ पर होते हैं भैया, ये होते हैं फेफड़ा में, यानी कि लंग्स में, ये आपका वायु कोष पाया जाता है। आगे समझते हैं भैया, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से समझो कि किसान विकास पत्र योजना ये किसकी योजना है, जीवन बीमा की, डाक खाने की, बैंक की, या इनमें से किसी की नहीं। तो भैया किसान विकास पत्र ये है किसका, डाक खाने की, यानी कि सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। मानव शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है, हमारे बॉडी में कितना परसेंटेज जल पाया जाता है आपको बताना है। तो भैया ये होता है 70 से लेकर के 75%, यानी कि सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे समझते हैं कि उत्तम स्वास्थ्य का प्रतीक है, सुंदर बाल, चमत्कारी आंखें, मजबूत मांसपेशियां, या ये सभी। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई स्वस्थ इंसान होगा तो उसकी सुंदर बाल हो सकते हैं, आंखें चमक रही होंगी, और साथ में मांसपेशियां मजबूत होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से समझो कि धड़ से नीचे के वस्त्रों के लिए आवश्यक नाप क्या है। ठीक है, गर्दन से नीचे के लिए कमर, कंधा, वक्ष, वक्ष कमर, गला, लंबाई सीट पैंचा, या लंबाई गला कमर। तो इसका राइट आंसर होगा क्या, तो लंबाई सीट पैंचा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि शरीर की वृद्धि में सहायक है, क्या है भाई बताओ, प्रोटीन, वसा, विटामिन, या कार्बोहाइड्रेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा। क्या होगा, प्रोटीन ही इसका राइट आंसर होगा। आगे समझते हैं कि अस्थियों की टूट को क्या कहते हैं, मोच,
अस्थि संक्रमण, अस्थि भंजन या अस्थि विस्थापन। तो अस्थियां मतलब कि हड्डियां आपस में टूट जाती है, मोच आ जाता है, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? अस्थि भंजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अस्थि भंजन बोलेंगे। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे समझते हैं कि ज्वर में पसीने के साथ उत्सर्जित होता है। बुखार में जब पसीना आता है तो उसके साथ क्या क्या बॉडी से बाहर निकलता है बताना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम टेट्राक्लोराइड, सोडियम क्लोराइड या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे होता है शरीर से पसीने के साथ क्या बाहर निकलता है? तो सोडियम क्लोराइड। क्या? सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक, यानी कि NaCl। क्या होता है भैया? NaCl होता है, ये हमारे बॉडी से बाहर निकलता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, जरा ध्यान से समझो। कह रहा है कि जीवन बीमा का मुख्य उद्देश्य क्या है? शादी विवाह के लिए धन उपलब्ध कराना, बीमा धारक को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, आर्थिक ब्याज देना या बीमा धारक के आश्रितों की आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। तो भाई बताओ, जीवन बीमा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो बीमा धारक के आश्रितों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, कि जो भी बीमा धारक इंसान थे उसके जो भी बच्चे हो ठीक है, या उसके जो भी फैमिली वगैरह होंगे उनको क्या किया जाएगा? आर्थिक सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। यही बीमा, जीवन बीमा का मेन टारगेट था। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि H2O का तात्पर्य क्या है? मतलब H2O का मतलब क्या होगा? H2O मतलब कि विद्युत, पानी, हवा या आग। तो भाई बताओ H2O मतलब क्या होता है? जल होता है। जल मतलब पानी, क्या हो जाएगा? पानी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि BCG का टीका किस रोग के लिए लगाया जाता है? कर्णफेर, टीबी मतलब कि तपेदिक, पोलियो या पीलिया। बताओ BCG का टीका किस लिए लगाते हैं? तो ये टीबी या तपेदिक को रोकने के लिए ये वाला टीका लगाया जाता है। ठीक है ना, चलो भाई अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेशमी वस्त्रों को धोने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बताओ, सोडा, मिट्टी, रीठे का सत या यहाँ पे अपमार्जक। तो क्या हो जाएगा? रीठे का सत यहाँ पे हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। अच्छा, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि क्वासियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? प्रोटीन, वसा, खनिज लवण या ये सभी। तो क्या हो जाएगा? प्रोटीन की कमी से ये आपका रोग होता है, क्वासियोरकर रोग होता है। ठीक है ना, चलो भाई आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि पेचिस के रोगी का भोजन कैसा होना चाहिए? पेचिस के रोगी का भोजन कैसा होना चाहिए? केवल फल, ठीक है, या केवल दूध, दही, चावल या रोटी सब्जी। बताओ पेचिस के रोगी का जो भोजन होना चाहिए वो दही और चावल होना चाहिए। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे समझते हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी या ये सभी। ठीक है, तो भैया आपसे भी सब पूछा है क्या? वसा में घुलनशील विटामिन, तो विटामिन बी और विटामिन सी ये क्या होता है भैया? ये दोनों तो भाई जल में होते हैं घुलनशील। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विटामिन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे विटामिन ए हो जाएगा। ठीक है ना, ये होता है आपका वसा में घुलनशील विटामिन होता है। ठीक है, विटामिन ए को आप लोग यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पे समझ लेते हैं 6 नंबर वाले क्वेश्चन। और 6 नंबर वाले क्वेश्चन याद कर लोगे भाई तो क्या हो जाएगा आपका? हम ये बोल सकते हैं कि आपका पूरा यहाँ पे 4 नंबर वाला भी क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हो सकता है। ठीक है ना, चलो इसको एक बार थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि पूरा क्वेश्चन सही से दिखे। ठीक है, अब दिख रहा है ना, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अगला ही हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन? जरा ध्यान से समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि दूषित जल से फैलने वाले प्रमुख रोग कौन कौन से हैं और हैजे के लक्षण, उपचार तथा बचाव के उपाय लिखिए। देख रहे हो ना, ये क्वेश्चन 6 नंबर का पूछा गया है। ठीक है, मतलब कि दूषित जल के माध्यम से कौन कौन सा रोग होता है और जो हैजा नामक रोग होता है ना उसका क्या लक्षण होता है, कैसे उपचार होता है और बचने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा यहाँ पे लिखना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे अशुद्ध जल द्वारा फैलने वाले निम्नलिखित रोग हैं, जैसे हैजा मतलब कि कालरा, मोतीझरा टाइफाइड, पेचिस मतलब कि डिसेंट्री, अतिसार मतलब डायरिया। ये तमाम प्रकार के रोग जो कि दूषित जल के सेवन से होते हैं। अब हैजा का क्या लक्षण होता है भाई? तो चावल के मार जैसे दस्त होना, उल्टी होना, अशुद्ध अत्यधिक मूत्र या बार बार वमन होना, मूत्र विसर्जन में कमी आ जाना, शरीर कमजोर व दुर्बल हो जाना है। ठीक है ना, तो ये इसका लक्षण हो गया। अब इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं? तो समझो, मेलों या भीड़ भरे क्षेत्र में जाने वाले तथा
रोगी के आसपास रहने वाले व्यक्ति से बचाव का टीका अवश्य लगवाना चाहिए और दूध व जल को उबाल करके पीना चाहिए। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप सभी को यहाँ पे लिखना होगा। पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, ठीक है ना। देख रहे हो ना कितना बढ़िया से लिखा गया है। इसी प्रकार से अगला हमारा क्वेश्चन है कि थर्मामीटर का प्रयोग करते समय आप किन किन सावधानियों को बरत सकेंगे या कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो थर्मामीटर का यूज करते समय आप कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना होगा। 6 नंबर के क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो भाई इसका आंसर कैसे लिखेंगे जरा ध्यान से समझो। थर्मामीटर का प्रयोग करते समय निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। अब कौन कौन सी सावधानियां हैं समझो। थर्मामीटर का प्रयोग करने से पूर्व उसे भली भांति या भली प्रकार से साफ कर लेना चाहिए। प्रत्येक बार प्रयोग में लाने से प्रत्येक या पहले निसंक्रामक घोल या स्प्रिट से इसे धो लेना चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार की सावधानियां रखना चाहिए। रोगी अगर अचेतावस्था में है तो उसके मुंह में थर्मामीटर नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। आगे पॉइंट लिखेंगे कि रोगी को यदि पसीना आ रहा है तो उसे पोंछकर तथा कुछ समय रुक कर ही उसका तापमान लेना चाहिए, ठीक है। आगे लिखेंगे कि थर्मामीटर लगाते व निकालते समय शीघ्रता नहीं करना चाहिए, मतलब जल्दीबाजी नहीं करना है, ठीक है ना। अंत में पॉइंट लिखेंगे कि तापमान लेने के पश्चात थर्मामीटर को साफ कर सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट हो गए क्या थर्मामीटर के हम प्रयोग करेंगे तो कौन कौन सी बातें यहाँ पे रखेंगे, ध्यान में रखना है, ठीक है। इसी प्रकार से लिखना है। 6 नंबर यहाँ से पक्का मिलेगा। चलो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि घायल व्यक्ति के स्थानांतरण से क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है। स्थानांतरण की विधियां बताइए, कौन कौन सी विधियां होती है, ठीक है। तो सबसे पहले स्थानांतरण शब्द को बारे में आपको पूरा बढ़िया से यहाँ पे डेफिनेशन लिखना होगा। इसमें लिखेंगे कि दुर्घटना स्थल पर प्रायः चिकित्सा साधनों का अभाव होता है, इसलिए घायल व्यक्ति को किसी सुरक्षित एवं सुविधाजनक स्थान पर ले जाना हितकर होता है, परंतु यह कार्य इतना सरल नहीं होता क्योंकि इसके लिए स्थानांतरण का विशिष्ट ज्ञान होना अति आवश्यक है। अगर किसी भी इंसान को इसका ज्ञान नहीं है तो इसको बढ़िया से नहीं ले जा पाएगा, ठीक है ना। आगे लिखेंगे कि घायल व्यक्ति के स्थानांतरण के लिए स्ट्रेचर का प्रयोग सर्वोत्तम रहता है, परंतु सामान्यतः दुर्घटना स्थल पर या इसकी उपलब्धि बहुत ही कम होती है। भाई सही बात है, जहाँ पे एक्सीडेंट होगा वहाँ पे स्ट्रेचर तो होगा नहीं, तो इस विधि का हम इस्तेमाल करते हैं। अब कौन कौन सी विधियाँ होती है। सहारा देकर के ले जाना, गोद में ले जाना, पीठ पर लाद करके ले जाना या कंधे पर लाद करके ले जाना, ये तमाम प्रकार की विधियाँ होती है किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने के लिए। आ गया समझ में। चलो भाई आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि कृत्रिम श्वसन से आप क्या समझते हैं। किसी एक कृत्रिम श्वसन विधि का वर्णन करना है। अब भी समझते हैं कृत्रिम श्वसन क्या होता है। तो किसी कारणवश यदि फेफड़े में स्वच्छ ताज़ा वायु का आना जाना कम या बंद हो जाए तो हम दम घुटने की स्थिति में आ जाते हैं। ऐसे में शरीर की कोशिकाओं के ऑक्सीजन की आवश्यकता पूर्ति न हो पाने के कारण व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। अब कौन सी विधि यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो सिफारिश विधि का इस्तेमाल करना है। लिखेंगे इसमें दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के पेट को, ठीक है, या पेट की आधार मानकर, ठीक है, लिटाना चाहिए तथा मुंह को एक ओर कर देना चाहिए, ठीक है। टांगों आदि को फैला करके रखना चाहिए, नाक मुंह आदि अच्छी तरह से साफ कर देना चाहिए। इस विधि के अंतर्गत किसी व्यक्ति को सांस लेने में उपयुक्त मदद मिल सकती है, ठीक है। और हम एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, जरा ध्यान से समझो। स्पंज करना किसे कहते हैं। एकदम वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है पेपर में। रोगी को कब और क्यों स्पंज किया जाता है, ठीक है। स्पंज मतलब होता है पोछा लगाना, ठीक है, बॉडी को पोछा लगाना। कुछ दशाओं में रोगीग्रस्त अथवा दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को खुले पानी में ठीक है स्नान करना उचित नहीं माना जाता है। यह स्नान है, ठीक है। इन दशाओं में व्यक्ति की शारीरिक सफाई के लिए स्नान के लिए विकल्प के रूप में एक अन्य उपाय को अपनाया जाता है। कौन सा है भाई उपाय। शारीरिक सफाई की इस उपाय को स्पंज करना कहा जाता है। इसके अतिरिक्त कभी कभी तीव्र ज्वर की दशा में भी शरीर के तापमान को कम करने के लिए ठंडे जल से स्पंज करना चाहिए। रोगी को स्पंज करने के लिए परिचारिका अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है। तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन हो गया। सारे क्वेश्चन का आपको तैयार करना है। अगर आप बहुविकल्पी हो, चाहे एमसीक्यू हो,
अच्छा, आपके ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे 49 रुपया दे करके आप पूरा यहाँ पे नंबर पे कॉन्टेक्ट करके यहाँ पे पूरा सब्जेक्ट का यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको इतना पे करना होगा, ठीक है। 8318105051 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप पे हाय हेलो करोगे, बोल दोगे कि आपको किस सब्जेक्ट का PDF चाहिए, तो हम वहाँ पे PDF सेंड कर देंगे। आपको यहाँ पे QR स्कैनर के माध्यम से पेमेंट कर देना है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।